नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म टू लर्न इकोनॉमिक्स, जहां आपको मिलता है 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एकदम फ्री में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो ये है पार्ट 2, कंटिन्यूएशन किसका, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का। पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में मैंने कवर किया कि इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से है, हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, और डिफरेंट इकोनॉमी में हम उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। अब इस पार्ट में मैं कवर करूँगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। तो यदि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर आगे की ओर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, हिंदी में कहते हैं इसको अवसर लागत। अवसर लागत क्या है, एग्जाम्पल की हेल्प से ही आप समझ पाओगे। पहले मैं इसके डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। क्या है, रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी फैक्टर का एक ऐसी वैल्यू जो कि नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव यूज है, और हम उसको छोड़कर दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज अपना लेते हैं। तो जो त्याग का नंबर है, जो सेटिस्फैक्टरी नंबर है उसको छोड़ने का, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है वो, अब ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे यूज 1 है, प्रयोग 1 है कि एक व्यक्ति, एक उसके पास ज़मीन का टुकड़ा है, इस ज़मीन के टुकड़े पर या तो वो पूरे 10,000 रुपये का गेहूं उत्पादन कर सकता है। ठीक है, कोई भी किसान या कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने जब भी जाएगा तो हमेशा यही सोचता है कि मेरा फ़ायदा किस में होगा, जिस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा होगा उसी चीज़ का प्रोडक्शन मैं करूँगा। तो किसान के पास, फार्मर के पास एक ऑप्शन है कि वो 10,000 रुपये का इस पर गेहूं उत्पादन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि 7 चावल उत्पादन करेगा तो 7,000 रुपये मिलेंगे उसको। तीसरा है कि अगर मक्के का उत्पादन करेगा, मेज़ का उत्पादन करेगा तो 8,000 रुपये मिलेंगे। और चौथा है कि अगर शुगर केन यानी कि गन्ने का उत्पादन करेगा तो उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। अब एक किसान के दृष्टिकोण से यदि आप सोचें तो आप किसका उत्पादन करेंगे, गन्ने का उत्पादन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मिल रहा है 12,000 रुपये और बाकी कहीं पर भी 12,000 रुपये कमाई हो नहीं रही है। तो हम गन्ने का उत्पादन करेंगे और छोड़ेंगे क्या, छोड़ेंगे क्या। अब इसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज क्या है, वीट है। तो वीट की कमाई को छोड़कर, यानी कि 10,000 रुपये ये छोड़कर हम 12,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ये जो 10,000 रुपये है ये क्या है, एक तरह की अवसर लागत है कि दूसरी अपॉर्चुनिटी हमको मिली ज़्यादा कमाने की, तो अब हम इस वाले को छोड़ रहे हैं और ये वाला अपना रहे हैं। इसको कहते हैं अवसर लागत की बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो दूसरा वाला अवेलेबल है, पहले वाले को छोड़कर जो हम दूसरे को अपना लेते हैं। नेक्स्ट है इसी का ही पार्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। पूरे अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में जहां पर भी सीमांत शब्द या फिर मार्जिनल शब्द आएगा वो एक एडिशनल यूनिट के लिए होता है। उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन आपने किया 100 क्वांटिटी का, तो आपका रिवेन्यू कॉस्ट या फिर कुछ भी 1,000 रुपये था, और जैसे ही आपने इसको 1 बढ़ा दिया, 101 कर दिया, तो ये चेंज होकर 1,010 हो गया। तो इसमें 1 चेंज होने पर इसमें 10 चेंज हो गया, ये क्या होता है, सीमांत। तो एक एडिशनल ऐड करने पर जो भी टोटल में चेंज आता है उसको कहते हैं सीमांत। ऐसे ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द रेट एट विच आउटपुट इन यूज 1 इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज 2। यूज 1 में जितनी भी क्वांटिटीज का हमने त्याग किया था, वो जितना भी नंबर है उसको कहते हैं सीमांत अवसर लागत। इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्वांटिटी 1 डेल्टा क्वांटिटी 2, यानी कि क्वांटिटी 1 में जितना चेंज हुआ है और क्वांटिटी 2 में जितना चेंज हुआ है, जो आंसर आएगा वो है क्या, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये है व्हीट राइस, एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है।
अब इस ज़मीन के टुकड़े पर एक किसान उत्पादन करता है, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता है। तो एक कॉम्बिनेशन तो है कि इस पूरे ज़मीन के टुकड़े पर वो गेहूं का उत्पादन कर लें, जो कि होता है 100 टन। अगर इस पूरे पर गेहूं का उत्पादन करेगा तो 100 टन का उत्पादन होता है, चावल उसमें उत्पादन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर उस चाहता है कि 10 टन में चावल भी बढ़ा लूँ, तो वहाँ पर उसको गेहूं थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि चावल अगर इतने हिस्से में बढ़ाएगा तो अब तो इतने कम हिस्से में गेहूं उत्पादन होगा। तो यहाँ पर 10 टन हो गया, यहाँ पर 90 टन हो जाएगा, कम करना पड़ेगा गेहूं से बिल्कुल। और ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन में वो चाहता है चावल में और बढ़ा लूँ, तो गेहूं उसको और कम करना पड़ेगा। 70 टन हो गया गेहूं, चावल और बढ़ा लूँ 30, यहाँ पर 40 हो गया। अब चावल ही उगा लेता हूँ पूरे में, तो 40 यहाँ पर हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो ये क्या है कि जैसे जैसे कि अगर गुड 1 का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो गुड 2 का प्रोडक्शन उसको कम करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि ज़मीन तो उसके पास उतनी ही है, टेक्नोलॉजी तो वही है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पर? यहाँ पर अगर उसको 10 बढ़ाना पड़ा तो यहाँ पर कितने का त्याग करना पड़ा उसको? 10 टन का त्याग करना पड़ा। तो ये 10 क्या है? यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसे ही यहाँ पर फिर 10 बढ़ाने के लिए कितने का त्याग करना पड़ा? 20 का त्याग करना पड़ा। तो 20 क्या है? यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि 20 टन उसकी सीमांत अवसर लागत है। ऐसे ही जैसे जैसे वो एक एडिशनल यूनिट यहाँ पर बढ़ाता रहेगा, वैसे वैसे तो जितने का उसको त्याग करना पड़ेगा वो क्या है? उसकी सीमांत अवसर लागत है। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा पीपीसी कर्व। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है और 3 से 4, 4 से 5, कभी कभी 6 नंबर का भी आ जाता है क्वेश्चन। तो पीपीसी कर्व इसी एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं क्या होता है। पीपीसी कर्व होता है, कर्व आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस पे गुड 1 ले लेते हैं, गुड 1 यानी कि वीट ले लेते हैं। चलो यहाँ पर वीट ले लेते हैं और यहाँ पर हमने राइस ले लिया। अब ये वाला हमें ग्राफ पर बनाना है। तो वीट कितने तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो 20, 40, 60, 80, 100 कर लेता हूँ इसको। 20, 40, 100। और राइस कितने तक जा रहा है? 40। तो 10, 20, 30, 40 कर लेता हूँ। 10, 20, 30, 40। तो वीट कितना है? 100। अगर वो 100 टन का प्रोडक्शन कर रहा है तो राइस कितना है? 0 है। तो ये कर्व कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि 90 अगर वीट है, वीट कितना 90 है, तो ये राइस 10 है। नेक्स्ट है क्या? 70 और 20। ये वीट है 70 और ये है 20। नेक्स्ट है 40, 30, 40, 30 और नेक्स्ट है 40 और 0। तो ये हो गया 40 और ये 0। तो ये आया कर्व ऐसे नीचे की ओर, 0 से शुरू हुआ, इस वाले 0 से और इस वाले 0 तक। इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कॉम्बिनेशंस दिखाता है कि अवेलेबल टेक्नोलॉजीज पे और फुलर यूटिलाइजेशन पे। किस पे? अवेलेबल टेक्नोलॉजी और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, फुलर यूटिलाइजेशन, इन दोनों पे ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं किसी भी गुड के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सभी को क्या कहते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बो यानी कि प्राप्य संयोग। ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि प्रोड्यूसर प्राप्त कर सकता है, अटेन कर सकता है। अब इसके अंदर मान लेते हैं हम कि 30 टन चावल का प्रोडक्शन करे और 20 टन गेहूं का प्रोडक्शन करे, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसे जमीन ही कम यूज करनी पड़ेगी, है ना। या फिर तो 20, 30, 40 जितने भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनेंगे वो सभी प्रोड्यूसर के लिए क्या है? अटेनेबल है। और इसके बाहर के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनको कहते हैं अनअटेनेबल, क्योंकि अप्राप्य संयोग ये वाला प्रोड्यूसर नहीं प्राप्त कर सकता। वो चाहे कि मैं 40 टन चावल का भी उत्पादन कर लूँ और उसके साथ में 20 टन गेहूं का भी उत्पादन कर लूँ, तो उसके लिए उसको और एक्स्ट्रा ज़मीन चाहिए होगी गेहूं का उत्पादन करने के लिए, जो कि उसके पास नहीं है। तो उसके बाहर के जितने भी कॉम्बिनेशन क्या होंगे? अनअटेनेबल। अंदर वाले अटेनेबल हो गए, बाहर वाले अनअटेनेबल हो गए। इसके डेफिनेशन में ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजीज। ये अगर हो गया है
तो कर्व इस तरह के कॉम्बिनेशंस अलग अलग दिखाता है। इसको कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कर्व पर देखी जा सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं कि मान्यताएं हैं, अगर ये पूरी नहीं होंगी तो ये वाला जो रूल है, कौन सा वाला रूल, कि इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, गुड 2 की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए गुड 1 की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, ये है इसका रूल। और अगर ये वाला पूरा नहीं होता अजम्पशंस, तो ये वाला रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल कैसे हो जाएगा? तो मान्यताएं पढ़ लेते हैं पहले। क्या है आपको पता चलेगा। फुलर यूटिलाइजेशन अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं उसका फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब है, अब मैंने ये कॉम्बो तो बना दिया और ये एक ज़मीन बना दी। मान लेते हैं दूसरे प्रोड्यूसर के पास इससे बड़ी ज़मीन थी, या इसी प्रोड्यूसर के पास इससे बड़ी ज़मीन थी, वो इतनी ही ज़मीन यूज़ कर रहा था। ये वाले जो कॉम्बिनेशंस उसने बनाए हैं वो इतनी ही ज़मीन पर बना रहा था। अब अगर वो इतनी और ज़मीन ले ले तो इतनी ज़मीन पर अगर वो 100 टन गेहूं का उत्पादन करता था और चावल का 0, तो इतनी ज़मीन और वो ले ले तो यहाँ पर 20 टन और हो सकता है चावल, है ना। दूसरे की कम किए बिना इसका उत्पादन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अवेलेबल जो उसके पास था उसका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया था, उसने पूर्ण प्रयोग इसका नहीं किया था। तो हम ये मान लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जब हमने बनाए हैं तो उसके पास जो भी अवेलेबल चीज़ें यूटिलाइजेशन फैक्टर्स थे उनका पूरी तरह से उपयोग उसने कर लिया है, पूर्णतः उपयोग उसका यूटिलाइज उसने कर लिया है वहाँ पर। उससे ज़्यादा और उससे रस नहीं निकाला जा सकता। गन्ना पूरा निचोड़ दिया है उसने, उससे ज़्यादा रस उसमें नहीं निकाला जा सकता। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी डजंट चेंज। टेक्नोलॉजी डजंट चेंज क्या है? अब 1970s के अराउंड में 65 के बाद भारत में आई थी हरित क्रांति, यदि आपको याद हो। हरित क्रांति में क्या था कि भारत के जितने भी ईटेबल आइटम्स थे, खाद्यान्न चीज़ें जितनी भी थी, उन सब का प्रोडक्शन बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था। कैसे इंक्रीज हो गया था? ज़मीन तो उतनी ही थी उनके पास, भारत के पास ज़मीन तो इतनी है, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया फिर कि 100 टन गेहूं का भी उत्पादन कर लिया और 40 टन चावल का भी उत्पादन कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विदेशों से आए थे HYV सीड्स, और ये सीड्स थे उत्पादन को बढ़ाने वाले, यानी कि सेम ज़मीन पर या सेम भूमि के टुकड़े पर ये ज़्यादा उत्पादन कर सकते थे। ये है क्या? HYV सीड्स। तो एक तरह का क्या है, ये टेक्नोलॉजी चेंज है। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो हम दूसरे की क्वांटिटी कम किए बिना भी पहले की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या पहले की क्वांटिटी कम किए बिना दूसरे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये वाला रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी डजंट चेंज, जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी रहती है। तो ये हैं 2 अजम्पशंस इसके, ठीक है। और ये है PPC कर्व, समझ गए हो गए। अब तो आगे बढ़ते हैं फिर। शिफ्टिंग इन PPC कर्व, खिसकाव। खिसकाव का क्या मतलब है कि मान लेते हैं ये PPC कर्व है, ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, तो क्या ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ खिसक सकता है? ये कॉम्बिनेशन या प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो सकता है कि हम प्रोडक्शन X का भी बढ़ा दें, गेहूं का भी बढ़ा दें, 120 का भी बढ़ा दें, और इसको 120 कर दें और यहाँ पर 0 को 20 कर दें इस ज़मीन के टुकड़े पर ही? कैसा हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको हरित क्रांति का, तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा वो? एक कॉज है इसका कि चेंज इन रिसोर्सेज। रिसोर्स में हम चेंज कर दें, रिसोर्स में हम चेंज कर दें। मान लेते हैं कि पहले प्रोडक्शन हम करते थे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे, मजदूर उसका उत्पादन करते थे, मजदूर हाथ से जूते सिल रहा है, बहुत देर लग रही है उसको सिलने में। वहीं दूसरी मशीन हमने ला के रख दी। मशीन का एग्जांपल नहीं लेता, ये बीज का ही एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। तो हम नई बीज ले आए, क्योंकि मशीन क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी हो जाएगी एक तरह की। तो हम नए बीज ले आए, नए रिसोर्स ले आए उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा उससे? या तो उत्पादन बढ़ सकता है, पहले यहाँ उत्पादन होता था, अब यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये इधर सरक जाएगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ गया, जैसे यहाँ पर बढ़ गया था HYV सीड से, या फिर हो सकता है कि प्रोडक्शन कम हो जाए, भूमि बंजर हो गई कुछ और, ऐसा भी हो सकता है। प्रोडक्शन हो सकता है कम हो जाए, तो जो ये वाला कर्व था सरक के इधर भी आ सकता है। तो बिल्कुल खिसक सकता है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है अगर हम रिसोर्सेस में चेंज कर दें तो यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे पेपर में तो कैसे बनाना है? ये तो हो गया करंट वाला,
तो ये हो गया इंक्रीज वाला और ये हो गया डिक्रीज वाला। ठीक है, दो सिचुएशन इसमें हो सकती है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है जब हम रिसोर्सेज में चेंज कर देंगे तो। दूसरा है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि मान लेते हैं कि पहले लेबर जूते सिलता था और उसके बाद मशीन ले आए जूते सिलने वाली, तो लेबर बहुत देर तक लगी रहती थी, हाथ से सिल रही, टाइम लग रहा है, मशीन गोली की तरह कर दे रही है काम। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, तो एक हो सकता है पॉसिबिलिटी कर्व ये वाला जा रहा था, ये हो गया गुड एक्स, ये हो गया गुड वाई। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी है, इसके तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वो क्या है तीन कंपोनेंट्स की? एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर एक्स गुड, हमेशा जब नई टेक्नोलॉजी नई तकनीक आती है तो वो पुरानी से अच्छी ही होती है। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन एक्स गुड, वाई गुड की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। बीज जो हम लेकर आए हैं वो केवल चावल का अच्छा वाला लेकर आए हैं, गेहूं का अच्छा वाला नहीं लेकर आए। तो एक्स गुड का जब हो जाएगा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी तो ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, सिर्फ एक्स गुड का ही बढ़ गया उत्पादन, है ना, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से बढ़ गया। और यही सेम वाई में चेंज हो जाए तो वाई गुड का उत्पादन बढ़ गया, ये इंक्रीज हो गया। और सेम दूसरा है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर एक्स और वाई गुड, दोनों की ही टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो दोनों का ही उत्पादन बढ़ जाएगा। ग्राफ इधर सरक गया, खिसक गया। इसको कहते हैं शिफ्टिंग इन पीपीसी कर्व, खिसकाव। तो बिल्कुल खिसक सकता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ जब हम उसके रिसोर्सेस में चेंज कर दें और उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज कर दें। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए होगे आप कि टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा और कैसे बढ़ता भी रहा है। हमेशा जब भी मशीन आती है, बाइक कोई भी नहीं लेते हैं तो हमेशा पेट्रोल कम पीती है और मस्त चलती है एकदम। तो ये हो गया चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन रिसोर्सेज। अगर हम ये कर देंगे तो शिफ्ट हो जाएगा क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज़्यादातर आता ही है 4 से 6 नंबर में, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और यदि आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था पार्ट 2, चैप्टर कवर हो गया पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हो गया। पार्ट 1 में मैंने कवर कर दिया था क्या? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ध्यान रखिए अपना।